राजस्थान चौक का चुनावी माहौल अब जमता हुआ नजर आ रहा है और चुनाव के दौरान हम चर्चा आम आदमी के साथ, मतदाता के साथ और वहीं प्रत्याशी जो संभावना लेकर यहां पर उतर रहे हैं उनके साथ करते आए हैं। पूरे राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त दातारामगढ़ में है और दातारामगढ़ में इस ग्रामीण माहौल के बीच में है और ग्रामीण माहौल के बीच में प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं और कुछ उनके समर्थक और कुछ आम नागरिक भी हैं। क्या समस्याएं हैं उन पर भी विचार करेंगे। मैं एक बार कैमरामैन सुरेश को कहूंगा वो तमाम लोगों को एक बार दिखाए। और राजस्थान चौक पर आप सभी का स्वागत है। ये सीट 15 विधानसभा चुनाव की अगर बात करूं तो 9 बार कांग्रेस के पास रही है और इसमें भी 7 बार एक ही दावेदार चुनाव जीतते रहे हैं और उनके बाद जब गद्दी देने की बात आई तो उनके ही बेटे को चुना गया। लेकिन इस बार उनके भी घर में रार है। बेटे की पत्नी भी चुनावी संभावनाओं को लेकर मैदान में है और भाजपा भी कोशिश कर रही है कि इस चुनाव को जीता जाए। लेकिन जीता जाए ये सुनने में, समझने में सरल है, लेकिन चुनाव एक पहेली की तरह राजस्थान में बना हुआ है और चुनाव अब मतदान तिथि पास आने पर उठने भी लगा है। चुनाव प्रचार जोरों पर है। हमने प्रत्याशी गजानन कुमावत को आज जनता के बीच में ही पकड़ा तो सोचा राजस्थान चौक पर जनता से कुछ सवाल भी लें और उनसे पूछें कि जो प्रत्याशी आपके बीच में आ रहे हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं। जब वो वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों पर वोट रहेगा और उन मकसद को पूरा करने में कितना कारगर रहेंगे। एक छोटी सी शुरुआत पहले प्रत्याशी जो भाजपा से हैं गजानन जी से कर लेते हैं। ये जनता के कई सवाल आने वाले हैं, तैयार हैं इनका जवाब देने के लिए? बिल्कुल, जनता का जो भी सवाल आएगा उस जनता का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल। तो पहला सवाल आप ही के समर्थक लग रहे हैं क्योंकि भाजपा का इन्होंने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, लेकिन सवाल मुझे लगता है कि इनके हित से भी जुड़ा हुआ होगा। विधानसभा क्षेत्र यही है आपका? दातारामगढ़ ही है। क्या चाहेंगे कि आपके बगल में जो प्रत्याशी बैठे हुए हैं वो अगर जीतें इस चुनावी माहौल में, जब सीट निकाल कर लाएं तो आपके लिए क्या काम करें या कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान आप तुरंत चाहते हैं? दातारामगढ़ जो पिछले 70 साल में पिछड़ा हुआ रह गया, वर्तमान भाजपा प्रत्याशी भाई गजानन जी से मैं यही चाहूँगा कि जीतने के बाद दातारामगढ़ में जो पीने के पानी की जो समस्या है, चिकित्सा, पूरे विधानसभा में चिकित्सा का कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं। पीने के पानी का जवाब ले लेते हैं, संभवतः और सवाल सबके आएंगे, चिकित्सा का भी लेंगे। पीने की पानी की समस्या, चूंकि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहता है, आपको क्या अब तक लगा और क्या आप इरादा लेकर जनता के बीच में? देखो, 40 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काम नहीं कर रही, कांग्रेस का राज रहा है। अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने ये उनके मुद्दे उठा रहे हैं, तो 40 साल से कांग्रेस ने आज तक भी कोई विकास कार्य ऐसा नहीं किया जिसमें कोई दातारामगढ़ जनता को कोई सुलभ व्यवस्था मिल सके। आपने कोई ठोस प्लान बनाया? अभी आपका कोई प्लान है कि ऐसे दूर करेंगे, पानी कहीं से लाएंगे? जैसे जयपुर के आसपास के इलाकों में तो बीसलपुर से आ गया, यहाँ भी पानी आना है, फ्लोराइड युक्त पानी भी ज्यादा समस्या है यहाँ पे। बिल्कुल, हमारा प्लान है। हमारे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी की, तो हम उनसे अपील करेंगे, उनसे कहेंगे। और अभी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने एक योजना भी मंजूर की है जिसमें 8,000 करोड़ रुपए पानी के नहर के लिए उन्होंने मंजूर भी किए हैं। नहर के साथ एक जल जीवन मिशन भी है, लेकिन यहाँ तो ईडी उस पर आई हुई है, घोटाले की बात भी। हाँ बिल्कुल, जल जीवन मिशन के लिए प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए 29,000 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। 29,000 करोड़ रुपए में से राजस्थान की गहलोत सरकार ने सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए काम कराया, जिसमें से 3,500 रुपए उनके घोटाले में आ गए। ये सरकार ने ये सोच के उसको कोई भी पैसों का सदुपयोग आज तक उन्होंने नहीं किया। यदि वो सदुपयोग करते 29,000 करोड़ रुपए का, तो आज जनता के सामने ये पानी की समस्या नहीं रहती। ये तो प्रदेश की बात हो गई, क्षेत्र की बात, आपके इस इलाके की बात कैसे दूर करेंगे? क्षेत्र के आपको बात बताऊं तो अभी 15-20 रोज पहले एक आंदोलन हुआ था रूपगढ़ ग्राम पंचायत में, जल जीवन मिशन के, हाँ, जल जीवन मिशन के तहत जो काम कराया गया उसमें पाइप लाइन डाली नहीं गई और उसका पेमेंट उठा लिया गया।
ऐसी योजना जो जनता के काम आने वाली, जनता को एक बहुत ही बड़ा उपयोग में होने वाली थी, उसका इस सरकार ने, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने और यहाँ के अधिकारियों ने इस पे इतना बड़ा घोटाला करके जनता के एसआईटी की बात आपने संकल्प पत्र में करी है, तो क्या ये इस दायरे में भी रहेगा? आप भी जांच उठवाएंगे? बिल्कुल, जिसने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, उसकी जांच के लिए हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, उसकी जांच कराएंगे। जिसने घोटाला किया है उसको बिल्कुल आम जनता के सामने किया जाएगा किसने कुछ और सवाल ले लेते हैं। आपका क्या सवाल रहेगा अगर आपके नेताजी आपके बीच में है? एक स्पष्ट सा सवाल, एक ऐसी समस्या जिसका समाधान चाहते हैं। दातारामगढ़ के अंदर जैसा कि आपने पहले भी कहा गया कि परिवार का वर्चस्व रहा, तो लोकतंत्र के लिए हम शुभ नहीं मानते इस चीज को। गजानन जी क्या है कि जनप्रतिनिधि रहे हुए भी हैं। आप अभी सवाल पूछ लीजिएगा, राजनीतिक तौर पर तो ठीक है, लेकिन ऐसी समस्या जो इस क्षेत्र की दूर होनी चाहिए और आपको लगता है कि वीरेंद्र जी दूर नहीं कर पाए, अब ये प्रत्याशी दातारामगढ़ तहसील में कुछ भूमाफिया, कुछ गिरोह बना करके और आतंक फैला रखा है। अपराध और कानून व्यवस्था, आपने नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन भी देखा है, आपकी ही पार्टी ने शुरू किया था। अपराध और कानून व्यवस्था का मसला है, क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनती है तो जो कानून व्यवस्था फिलहाल राजस्थान में बिगड़ी हुई है, उस कानून व्यवस्था को सुधारने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आपकी तरफ से कोई ऐसा सवाल? युवा रोजगारों के भविष्य के लिए मैं आशान्वित हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एक बड़ा मसला भी है युवाओं में, और खास तौर पर पेपर लीक के बाद तो एक हताशा सी थी, उसको लेकर इस क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में युवा हैं, ज्यादातर सीकर पढ़ने जाते हैं या जयपुर जाते हैं। आप दातारामगढ़ के युवाओं को क्या भरोसा देंगे कि सरकार आपकी बनती है, आप जीतते हैं तो उनके लिए क्या काम करें? दातारामगढ़ में युवाओं को यह भरोसा हम दिलाएंगे कि दातारामगढ़ में आज तक भी लड़कों की सरकारी कॉलेज नहीं खुली। सरकारी कॉलेज नहीं होने के सरकार तो कह रही है बहुत सारी कॉलेज हमने खोल दी, कोई ऐसा इलाका नहीं रहा। अशोक गहलोत जी खुद सभाओं में तो दातारामगढ़ विधानसभा में आप नजर पसार के देख लो, कहीं भी सरकारी कॉलेज है तो एक भी सरकारी कॉलेज आज तक नहीं खुली। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं दर दर भटकते फिरते हैं, या तो सीकर जाओ या जयपुर जाओ या बीकानेर जाओ, कहीं भी जाओ, यहाँ कोई बड़ी कॉलेज है ही नहीं। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सरकारी कॉलेज खोलने की, हम सरकार से, हमारी सरकार बनती है तो हम मांग करेंगे, सरकार खुलाने की कोशिश करेंगे। अब कुछ सवाल महिलाओं से भी ले लेते हैं और खास तौर पर उनसे जो खुद जनप्रतिनिधि हैं। क्या आप सवाल पूछना चाहेंगे गजानन कुमावत जी से? देखिए, दातारामगढ़ में जो सबसे बड़ी समस्या अभी बताई गई थी पानी की है, तो मैं तो ये चाहूँगी कि महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या ही पानी की है। ये पानी की समस्या समाप्त हो गई तो महिलाओं को सबसे बड़ी, मतलब ये मान लो कि इनके लिए सबसे बड़ा ये योगदान होगा। एक स्वास्थ्य का विषय भी रहा है महिलाओं के लिए। हाँ, यहाँ स्वास्थ्य का भी सबसे बड़ा विषय रहा है कि यहाँ पे जैसे चिकित्सा अपन देखें तो जैसे गाँव में CSC PSC है तो इतनी मजबूत नहीं है। जैसे सरकार बनती है तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ ये CSC PSC एक अच्छी बने और अच्छी महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित। जवाब भी उन्हीं से ले लेते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से एक महत्वपूर्ण विषय रहता है। हालांकि गहलोत सरकार कहती है कि हमने चिरंजीवी कर दिया है पूरे राजस्थान को। दातारामगढ़ के क्या हाल है, यहाँ लाभ मिल रहा है? दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल अभी तक नहीं बना है जिसमें ट्रॉमा युक्त हो। यहाँ के कोई भी मान लो किसी के पीड़ा अचानक हो जाती है तो यहाँ से दूर, यहाँ बढ़ता है हेडक्वार्टर से करीबन 80-85 किलोमीटर हमारे गांव पड़ते हैं। मतलब सरकार के पास ही, यहाँ पर राजधानी ज्यादा दूर नहीं है। अगर कहीं ऊंचे से मकान पे चढ़ा जाए तो जयपुर दिख जाए। लेकिन सरकार कहती है हमने पानी पे भी काम किया, हमने स्वास्थ्य पे भी काम किया, हमने शिक्षा पे भी काम किया, लेकिन आप बता रहे हैं कि यहाँ सबका अभाव है। ऐसा क्यों? दातारामगढ़ को पीछे क्यों छोड़ा? दातारामगढ़ में जो जनप्रतिनिधि यहाँ से बने, उन्होंने कभी विकास कार्य में रुचि ली नहीं। यदि वो रुचि लेकर कार्य करते तो आज ये इतनी समस्या, भयंकर समस्या नहीं होती गांव के। बार बार जनता चुन रही है तो ऐसे क्या? जनता बार बार तो ऐसा नहीं है कि आंखों पे पर्दा डाला हुआ। नहीं, जनता तो बार बार क्या चुनती है, जनता तो उनको सबक सिखाने के लिए करती है, परंतु चुनावों के अंदर क्या होता है कि प्रक्रिया के तहत आपसरी के राजनीतिक वो हो जाती है, सिस्टम बिगड़ जाता है, इसलिए वो 15 दिन में जो होता है वो काम खराब हो जाता है, इसलिए होता है। कोई और कौन सवाल पूछना चाहेगा? कोई है आप में से? कुछ स्टूडेंट से भी ले लेते हैं, आई थिंक स्टूडेंट होंगे। कोई सवाल आपका किस तरीके से, कोई नेताजी से आपके दरवाजे पे है, क्या पूछना चाहेंगे? पूछना है कि किसी के पास मकान रहने के लिए भी नहीं है,
तो इन्हें मना सकते हैं, दे सकते हैं उनको। बड़ा मुद्दा है। आपने संकल्प पत्र में भी शामिल किया है, अगर आपने पढ़ा हो संकल्प पत्र, कि प्रधानमंत्री आवास का दायरा बढ़ाया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण सवाल आया है और आपके क्षेत्र की बच्ची की तरफ से यह आया है कि जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान देने के लिए आपका क्या मोटो रहेगा और कितना प्रयत्न करेंगे? हार जीत चलती रहेगी, लेकिन देखिए हर सर को छत तो चाहिए चाहिए, और जब वो बात आपके क्षेत्र की बच्ची की तरफ से उठकर आए। देखो, जो बच्चे ने सवाल उठाया वो वास्तव में उनका वाजिब सवाल है। बड़ी समस्या है, कई ऐसे मकान, कई ऐसे घर ऐसे भी हैं जहाँ के रहने के लिए कोई मकान नहीं है। आपके जेपी नड्डा ने भी कहा, मैं वहीं था उनके साथ उस वक्त जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की प्रक्रिया को राजस्थान की सरकार ने रोका। क्या आपके यहाँ भी ऐसा रहा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। प्रधानमंत्री जी का यह सपना है कि हर घर को आवास मिले, और उसी के तहत उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना चलाए, जिसमें एक सिंपल सा राजस्थान चौक पर बता दीजिए, वो बच्ची सामने है, उनको आवास दिलवाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये रिकॉर्ड में रहेगा। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना के तहत बहुत से ऐसे योजनाएं मंजूर की है, परंतु हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने आज तक भी जो मकान बनाए हैं ना, उनका हिसाब किताब सेंटर जो यूसी मांगता है वो यूसी नहीं भेजी, यूसी नहीं भेजेगा, उनका सारे काम हट गए। वरना 1.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं जिसके मकान नहीं, उसके मकान बनाने के लिए। ये कमी है तो राजस्थान सरकार की कमी के कारण ये नहीं बना। और ये हालांकि राजधानी के इतनी पास क्षेत्र है और वहां पर अगर ऐसी समस्या आती है तो संभवतः सरकारों को सोचना भी चाहिए और जिम्मेदारों को भी इस पर एक तरीके से विचार करना चाहिए कि जो योजनाएं बनती हैं फिर वो आखिर हैं किसके लिए, जब पात्र लोगों को ही मकान नहीं मिल रहे हैं। जी प्लीज आप बैठिए, बैठे बैठे बात कर लेंगे आपसे। हाँ जी बताइए। मेरा सवाल ये है कि कोई भी विधायक आता है वो न तो गरीबी की सुनते हैं, वो ही सुनते हैं, अपनी जाति की सुनते हैं, ऐसे कोई सुनता ही नहीं है। ये आपका क्योंकि विधायक प्रत्याशी बैठे हुए हैं, मकसद इस कार्यक्रम का यही है। और राजस्थान में हमने देखा है कि जाति का बोलबाला चुनाव में ज्यादा रहा है और जाति से बढ़ के अब तो गोत्र तक पहुंच गया है। हालांकि राजस्थान कम्युनल स्टेट नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बजाय जातिगत आधार पर मतदान ज्यादा होता है। और राजस्थान की जातिगत नीति और रीति के लिहाज से देखें तो सरकार बनाने बदलने दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक महत्वपूर्ण सवाल बिल्कुल अनुभवी और बुजुर्ग ग्रामीण की तरफ से आया है, आपसे ही लेंगे कि गरीब को गणेश केवल चुनाव में माना जाता है, बाद में भूल जाते हैं, नेताजी सीधे निकल जाते हैं और गरीब वहीं रह जाता है। फिर 5 साल बाद पूछते हैं भाई कैसा है, हालात वैसे के वैसे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आप गांव में बैठे हैं, इस चौपाल में बैठे हैं और संभवतः इस पूरे पर्यावरण और हरित आभा से युक्त जगह बैठे हुए हैं, तो ऐसी क्या उम्मीद की किरण आपको लगती है इस वक्त कि गरीब को उसका हक दिलाने में आप आगे रहेंगे और उस सीट से जहां चुनौती आपके लिए तो बनी हुई है? बिल्कुल, गरीब को उनका हक दिलाने की हम पूरी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण के लिए ऐसी बहुत सी योजनाएं भी चला रखी है, जिसको आज गेहूँ मिल रहे हैं, गेहूँ 2 रुपये किलो के मिल रहे हैं, तो 80% जनता को गेहूँ फ्री में मिल रहा है। वो प्रधानमंत्री देश में हमारे मोदी जी की तो देन है, वो आज देश को बांट रहे हैं। तो उनकी ऐसी बहुत सी योजनाएं जो गरीबों को आज PM है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो भी गरीबों के लिए ही है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसका हम गरीबों में उसका पूरा हक दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई और? बिल्कुल, ये हमने चौपाल सजाई इसीलिए है कि सबको हक मिले, सबको सवाल मिले। थोड़ी सी आवाज ऐसी रखिएगा कि नेताजी तक पहुंच जाए। हाँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यहाँ राजकीय जो विद्यालय है, बार बार विधायक जी से निवेदन किया गया कि यहाँ साइंस फैकल्टी खुलनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो फैकल्टी भी नहीं खुली है। तो मैं विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस गांव के अंदर साइंस फैकल्टी खुलनी चाहिए। पूछता हूँ विधायक जी, एक बड़ा सवाल आया है और ये जरूरी भी हो जाता है। अब दुनिया बदल रही है, हम डिजिटल हो रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं और साथ में कई संख्याएं ऐसे महत्वपूर्ण है जो चुनाव के बाद भी महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आपका सवाल मैं जस्ट पूछ ही रहा हूं और संभवतः जवाब भी देंगे कि बच्चे अब केवल आर्ट या एग्रीकल्चर विषय नहीं पढ़ रहे, साइंस भी जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में भी आगे जा रहे हैं। इसके इतर मेडिकल की बात करें तो खुद
जेपी नड्डा और अमित शाह यहाँ राजस्थान में आके कह के गए हैं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज भी बहुत दिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मांग है कि आपकी यहाँ की स्कूल में साइंस फैकल्टी हो जाए। बहुत बड़ी मांग नहीं है, कुछ अध्यापक इसमें लगेंगे, 3 से 4 का स्टाफ संभवतः इसमें लगेगा, हालांकि शिक्षा विभाग के देखने का विषय है। तो आप क्या वादा इनके बीच में आज करके जा रहे हैं कि जनता आप पर विश्वास करे तो जो वर्षों से लंबित मांग है उन बच्चों के लिए पूरी हो सकेगी जो 10वीं पास करके अपने भावी सपने बुन रहे हैं? देखो, जनता का यदि आशीर्वाद रहा और यहाँ पे कमल खिला दाता रामगढ़ में और भारतीय जनता पार्टी की यदि राजस्थान में सरकार बनती है, हमें उम्मीद भी पूरी बन रही है, तो जनता की जो भी समस्या यहाँ के लोकल समस्या हैं उन समस्याओं का हम पूरा समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक सीधा सा जवाब उन्हें दे दीजिए, विज्ञान संकाय आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, विज्ञान संकाय भी आएगा और भी जो का समस्या है वो भी यहाँ पे पूरी आएगी। देखिए, आपसे वादे इसलिए ले रहे हैं कि इन तमाम ग्रामीणों की समस्या सुलझ जाए। आप इनके बीच में हैं, हालांकि बीच बीच में कुछ चिंता की लकीरें जो आपके चेहरे पर दिखती हैं, लेकिन अगर यहाँ चीजें बदलती है तो संभवतः काम आपको करना होगा, क्योंकि भविष्य फिर आपको 5 साल बाद भी यहीं से देखना है। कुछ और सवाल है यहाँ के लोगों के? कोई और समस्या हो जो जानना चाहे कि आपके प्रत्याशी आपके बीच में है? ये बेहद कम होता है, हालांकि चुनावी सभाओं में रामाश्यामाएं ज्यादा हो जाती हैं। जी, आपका क्या सवाल? सर, मेरा नाम श्री राम कमावत है। सर, मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्र की 1/3 आबादी खेतों में रहती है, तो खेतों में कच्चे रास्ते से जुड़ी हुई आबादी, तो सर वहाँ स्कूल वाहन में नहीं आ पाता है, शादी करते हैं तो बसें नहीं आ पाती है। हमारी गाड़ी भी फंस गई थी, तो ये तो संभवतः अधिकतर ग्रामीण इलाकों में है। मुझे ध्यान आ रहा है प्रधानमंत्री ने रास्ते क्लियर करने के लिए एक अभियान भी चलाया था, अतिक्रमण मुक्त जो गांव है वो अभियान भी था। एक बड़ी जिम्मेदारी भी यहाँ पर है। जब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हर गांव अपनी मुख्य सड़क से जुड़ गया, लेकिन यही समस्या आती है कि अब गांव धीरे धीरे बाहर भी जाने लगे हैं, लोग खेतों में रहने लगे हैं, ढाणियां उपढाणियां ऐसी बन गई हैं, तो वहां सड़कें तो चाहिए, और सड़कें ही विकास का एक तरीके से पर्याय है। दिखता है कि हाँ नेताजी ने कुछ काम किया है। तो जो डिमांड्स आपके पास आएंगी, आपको जिम्मेदारी मिलती है, तो कितना जल्दी उसे पूरा करेंगे? ऐसा नहीं कि चुनावी वादे हैं, जीत गए तो भाई कहें कि चुनाव जब आएंगे जब पूरा करेंगे, कितनी जल्दी से पूरा करेंगे? अब वो देखो, ऐसा मौका यदि मिलता है, जनता की तरफ से आशीर्वाद मिलता है, तो जनता की जो भी समस्या है उन समस्याओं के लिए ही तो जनप्रतिनिधि चुना जाता है, उन समस्याओं को हल करने के लिए तो चुना जाता है। उन समस्याओं का हम पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे। कोई अंतिम सवाल पूछना चाहे, क्योंकि सभाओं में भी निकलना है? कोई एक और सवाल कोई करना चाहे? राम राम जी, राम राम, बहुत ही बढ़िया। माता जी आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मीडिया में बहुत जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो थोड़ी चौकचाती हैं, कम बोलती हैं। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए क्या चाहेंगे नेताजी कुछ करें? कुछ कहेंगे? देखिए, तमाम चीजें हैं, लेकिन ये माहौल, ये रौनक, ये रंगत ऐसी बनी रहे। ये चौक मीडिया हमेशा से यही पहल करता है कि जनप्रतिनिधि आपके बीच में आए तो कोरे और थोथे वादे नहीं रहे, एक आश्वासन देके जाएं। हालांकि एक अपील और हम लगातार साथ करते हैं, कुछ भाव रह गए होंगे, हम फिर आएंगे, ऐसा नहीं है, हम हमारी भूमिका हमेशा निभाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो कृषि भूमि में लोग रहते हैं, गांव में रहते हैं, जो जैविक खेती करें, अब देखो यहाँ पे काश्तकार जी ने आंवले लगा रखे हैं, कितने बढ़िया आंवले, जो देसी आंवले हैं, उनका मुरबा तैयार करते हैं, लोगों में आंवला सप्लाई भी करते हैं मुरबा। तो गांव की जो जैविक खेती है उसमें बड़ा वो पूरा उनकी रुचि है, और ये बढ़ रही है खेती, और आप बढ़ाएंगे? हाँ बिल्कुल, इस पे हम जोर देंगे पूरा जैविक खेती के लिए। जो जैविक, इस सरकार के कृषि मंत्री पर तो आरोप भी लगते रहे कि वो दिखे ही नहीं गए। इस सरकार पर तो कृषि मंत्री की पूरी सरकार पर ही आरोप लगे हैं, कौन सा मंत्री और कौन सा मुख्यमंत्री पे आरोप लगे हैं। हाँ ये तो कोई है ही नहीं। पीछे से आवाज आ रही है, वो तो टिकट लेके चुनावी मैदान में, हालांकि वो कह रहे हैं कि नहीं, हालांकि सुर्खियां ये भी हैं कि वो बीजेपी के रंग में ही रंग सकते। देखो टाइम हो गया आपको इंटरव्यू करते हुए, आपको एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई। बिल्कुल,
ये ग्रामीणों का प्रेम ही है और हम भी चाहेंगे कि चौक मीडिया के जरिए प्रचार भी हो कि ऑर्गेनिक चीजें अगर आप खरीदेंगे तो आपका थोड़ा आंकड़ा लगा देगा बिल्कुल तो प्रचार हो जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल शाब्दिक सामर्थ्य ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का, ग्रामीण लोगों का हमेशा रहता है। आपका बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू। इस जी जी और यहाँ आंवला ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक आंवले से तैयार किया हुआ है ये, और यही कारखाना है। मोदी जी की एक योजना होती है किसान की आय दोगुनी, तो ऐसे नहीं होती है। आंवला बाजार में 10 रुपए होता है, मुरब्बा 100 रुपए मिलता है, तो आमदनी यूं डबल होती है। तो उनका एक मिशन चल रहा है, मोदी जी का एक मिशन चल रहा है, किसान की आय दोगुनी। देखिए हमें सबसे ज्यादा खुशी है कि एक किसान जागरूक है और अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित है। तो इस चुनावी चौक की सभा को यहीं थामते हैं। हालांकि हमने बहुत सारे वादे यहाँ के प्रत्याशी को लिए हैं, लेकिन यहाँ छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। ये विश्वास ग्रामीणों को दिलाता हूँ, अगर ये जीतते हैं, विधानसभा में जाते हैं, तो वहां भी हम इनसे सवाल करेंगे कि इस चुनावी चौपाल पर जो वादे हुए हैं, जो इरादे जताए हैं, उनका क्या रहा, उनका हिसाब भी मांगेंगे और सीधे तौर पर आपको अलग अलग क्षेत्रों में ले जाकर दिखाते रहेंगे कि वहां की चुनावी रंगत कैसी है। लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी है कि मुझे मेरे खुद का भी गांव याद आ गया है और एक जो माहौल यहाँ पर पर्यावरण के लिहाज से है, खेती के लिहाज से है और पूरा ग्रामीण चौक और चौपाल के लिहाज से वो जमता हुआ नजर आ रहा है। फिर आपको लेकर चलेंगे किसी नई विधानसभा में। और अंतिम अपील जो मैं कह रहा था वो संभवतः सब सुन भी रहे होंगे कि हमारी राजस्थान चौक की यही अपील रहती है कि मतदान आपका संवैधानिक अधिकार है, 25 नवंबर को मतदान करने अवश्य जाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन सुरेश के साथ अंकित तिवारी लेता हूं विदा, ग्राम पंचार दातारामगढ़ से।